बजट पेश करेंगे। बस अब कुछ ही देर का इंतजार जो है यहां पर बना हुआ है और इसी के साथ ही हम लगातार हर सेक्टर का भी जिक्र कर रहे हैं, हर वर्ग का भी यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं कि कितनी उम्मीदें जो हैं हर एक वर्ग ने यहां पर लगाई हुई है सीएम नायब सिंह सैनी से। रवि भी लगातार यहां पर जानकारी दे रहे थे और हमारे गेस्ट जो हैं वो भी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सीधे अपने मेहमानों का रुख करेंगे। मुझे लगता है कि दिनेश अग्रवाल जी आपकी बात पूरी हो गई होगी और अगर क्योंकि मैंने आपको इंटरप्ट बहुत ज्यादा किया है तो जल्दी से थोड़ा समय मैं यहाँ पर आपको और दे रही हूँ, फटाफट से आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम क्योंकि अन्य मेहमानों का भी रुख करेंगे। सृष्टि जी सीधा सीधा एक ही बात आपसे कह रहा हूँ, इस बात को आज भी नोट कर लें और पैनल पर बैठे मेरे वरिष्ठ साथी भी इस बात को लिख लें। बहुत बड़ा जो स्कैम है हरियाणा के अंदर वो 52 लाख बीपीएल कार्ड होल्डर वाला स्कैम है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से ऊपर उठा दिया। आपने 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से ऊपर उठा दिया, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। लेकिन 90 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की बात भी वो कहते हैं। 90 करोड़ लोगों को आप एक तरफ 5 किलो राशन पर जिंदा रख रहे हैं, आप दूसरी तरफ करें कि 25 करोड़ लोगों को हमने उठा दिया। चलो आपकी दोनों बातें सही है। हरियाणा प्रदेश में जो 52 लाख बीपीएल कार्ड वाला मामला है, बता रहे हैं, ये जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं ये मैं मेरे घर से नहीं आए, हाँ। मैंने नहीं लिखे जी, ये सरकार की खबरें हैं। और मैं ये बता रहा हूं 52 लाख बीपीएल कार्ड होल्डर यानी 2 करोड़ 60 लाख व्यक्ति सरकार कहती है कि वो बीपीएल के दायरे में है। ये घोटाला कहां है मैं आपको वो समझाता हूं, आपको 6 महीने बाद समझ आ जाएगा। केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 60 लाख वोटर को ये भ्रम जाल में फैलाया गया था कि हम आपको बीपीएल कार्ड होल्डर बना रहे हैं, उससे आपको 100 गज का मकान मिल जाएगा, 5 किलो आपको राशन मिलेगा, आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 2 किलो आपको चीनी मिलेगी, 1 लीटर सरसों का तेल मिलेगा। इस तरह की लोक लुभावन बातें करके उनके कार्ड बना दिए गए। मैं शुरू से कह रहा हूं इस बात को। ये 2 करोड़ 60 लाख लोगों से लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय में वोट लेने का एक हथकंडा था सरकार का। परंतु अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से ऊपर ले गए, आपको कुछ दिनों बाद सुनने को मिलेगा कि ये मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कहेंगे कि हम हरियाणा प्रदेश के 52 लाख जो हमारे बीपीएल कार्ड होल्डर थे उनमें से हमने 25 लाख बीपीएल कार्ड होल्डर को हमने बीपीएल से ऊपर ले गए, हम गरीबी रेखा से ऊपर ले गए। लेकिन ये सारा का सारा गेम है, आंकड़ों की बाजीगरी है। मेरा सवाल दिनेश अग्रवाल जी बजट को लेकर ये था कि आपकी क्या उम्मीदें, मैंने अपनी उम्मीदें जानने की भी कोशिश की थी कि कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते। ठीक है, मैं आपके पास अंतिम लाइन बोल रहा हूं, मैं आप अंतिम लाइन सुनिए। अंतिम लाइन 2 लाख करोड़ का आप बजट बताते हैं, सरकार खुद कह रही है कि 32% पैसा हमारा लोन में और हमारा उसमें जाएगा ब्याज में। 64,000 करोड़ रुपया आपका चला गया। उसके बाद आपके पास बचेगा 1,36,000 करोड़ रुपया। अब 1,36,000 करोड़ आपके पास बचेगा और आपके ऊपर कर्जा है 4.5 लाख करोड़ का। उसके बाद आप लाडो लक्ष्मी की अगर बात करते हैं तो आपको 35,000 करोड़ रुपया चाहिए लाडो लक्ष्मी योजना को पूरा करने के लिए। करीब 3.17 लाख करोड़। मैंने कहा जहां तक नहीं, जो वो आंकड़ा झूठा है। मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर सरकार को मेरे वक्तव्य में कोई दिक्कत है तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। चलिए, वो झूठा आंकड़ा है। मैं फिर कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी। मैं राकेश शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। बीजेपी आखिरी बात कंप्लीट हो जाने दो। आखिरी बात सर, मैंने आपको इनफ टाइम दे दिया है। तो सिर्फ आप आखिरी बात कंप्लीट कर लेने दो। मैं ये बता रहा हूं कि जब 1,36,000 करोड़ रुपया आपके पास बचेगा और आपको 35,000 करोड़ रुपया चाहिए लाडो लक्ष्मी योजना के लिए, फिर 500 रुपए के सिलेंडर के लिए पैसा अलग चाहिए, 2 लाख लोगों को आपने सरकारी नौकरी देनी है, उनकी तनख्वाह के लिए अलग चाहिए, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा ऑलरेडी है। सरकार ये बताए कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए और कितना लोन लेने जा रही है, प्रदेश पर कर्जा और कितना बढ़ने जा रहा है। जी बता देंगे। राकेश शर्मा जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है और आप सुन भी पा रहे हैं तो दिनेश अग्रवाल जी को आपने सुना होगा, उन्होंने पूरा कहा जा सकता है ना, एक ब्यौरा उन्होंने तैयार किया हुआ था खाका, और उन्होंने पूरा यहाँ पर पेश कर दिया कि 2 लाख करोड़ का अगर आप बजट पेश करने वाले हैं तो इतने करोड़ का तो सरकार पर कर्ज है, इतनी राशि लाडो लक्ष्मी योजना में लग जाएगी, तो सरकार बाकी विभागों पर कैसे खर्च करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल वो यहाँ पर उठा रहे हैं। दिनेश अग्रवाल जी को वैसे मैं सुन नहीं पाया ढंग से, परंतु मुझे पता है दिनेश अग्रवाल जी क्या उठा सकते हैं, क्या बात बोल सकते हैं। कांग्रेस
इसके अब बाहर खेलना उसी का नतीजा है कि दिल्ली की पुनरावृत्ति इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने दिल्ली में फार्मी अंडा दिया और हरियाणा के निकाय चुनाव में भी इन्होंने जीरो देने का काम किया। क्योंकि जब आप जिस चीज के लिए आपको चुना गया है, हरियाणा की जनता ने 2014 में भाजपा को चुना, 19 में भाजपा को चुना, और जब 2025 में 24 में जो चुनाव था उसके अंदर भी हरियाणा की जनता ने जो टेप ये चलाते हैं, जो झूठ का टेप चलाते हैं, उस टेप को नकारते हुए भाजपा को तीसरी बार चुना। तो इनका टेप सीधा सा, इनको आपने पूछा कि आपकी बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, उस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अरे बजट को लेकर के इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सभी वर्गों से, अन्य वर्गों से अलग अलग बैठकें कर करके, प्री बजट बैठक करके विपक्ष के लोगों के साथ भी बैठक की और उनके सुझाव मांगे, उनसे अपेक्षाएं मांगी। इनको निगम का चुनाव आया तब आप चुनाव आयोग के पीछे लग गए, जनता के बीच जाने की बजाय तब आप ये बताने लगे कि ये छोटा चुनाव है, ये ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से राकेश जी आपसे संपर्क सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसको हम दुरुस्त करेंगे और फिर से लौटेंगे। बस अब इंतजार जो है वो 2 बजे तक का है, क्योंकि कुछ ही देर में सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंच जाएंगे विधानसभा और बतौर वित्त मंत्री बजट जो है 2025 से 26 का पेश करने वाले हैं। सुभाष सापरा जी, मैं यहां पर आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस को भी आपने सुना, कांग्रेस की देखिए कई नाराजगियां हैं, विपक्ष होने के नाते नाराजगियां बनती भी हैं, लेकिन अभी हम वो तस्वीरें भी देख रहे थे बजट की कॉपी पर सीएम नायब सिंह सैनी को हस्ताक्षर करते हुए आपने देखा। बस अब 2 बजे तक का इंतजार है। लगातार विश्लेषण आप लोग भी कर रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि कितनी उम्मीदें बजट से जिस तरह से अलग अलग वर्गों ने लगाई हैं और कितना बेहतर ये बजट जो है वो बनाया जा सकता है तमाम चर्चाएं और मंथन करने के बाद। अब बस इंतजार थोड़ी देर का है। ऑल ओवर यहां पर मैं सुभाष सापरा जी आपसे जानना चाहूंगी कि अभी ये जो करीब 2 लाख करोड़ का जो बजट पेश होने जा रहा है, क्या माना जाए, जिस तरह के वादे सरकार की तरफ से किए गए हैं और जितना बेहतर इसको बनाने की कोशिश की गई है, वैसा ये सिर्फ आंकड़ों में ना रहकर जमीनी स्तर पर भी नजर आए। और इसके साथ साथ एक सवाल इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हमने हर वर्ग पर बात की है, किसानों का एक वर्ग अभी जिस पर चर्चा करनी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो क्या मानते हैं साथ साथ किसानों के लिए क्या कुछ खास जो है इसमें होना चाहिए? अभी बिल्कुल आपने ये जो पूछा है, ये वास्तव में ये जो चुनावी वायदे हैं ना, ये उन मतलब उसी को ध्यान में रख के ये जो है ना ये बजट बनने वाला है, क्योंकि चुनाव अभी 5-4 महीने पहले ही हुए हैं और ये उसके बाद ही बजट आ रहा है। ये बिल्कुल पहले से इन्होंने वो जो संकल्प पत्र जारी किया था उसी को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और जहां तक चर्चाएं हो रही है, इसमें जो महिला केंद्रित भी ये बजट रहने वाला है, जो महिला जो बिग जो गिफ्ट के नाम से जाना जा रहा है, उस थीम के नाम से जाना जा रहा है, उस पर भी उम्मीद है जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ अब अभी बिल्कुल साथी हमारे बता रहे हैं 2100 रुपये इसमें जो है ना ये महिलाओं को देने की घोषणा उम्मीद है कर सकते हैं। जो लाडो लक्ष्मी योजना है उस पर भी एक बड़ा अमाउंट खर्च होने वाला है। 500 रुपये जो सस्ता सिलेंडर है उसका भी दायरा बढ़ाने की चर्चाएं चल रही हैं। 2 लाख नौकरी भी हैं। साथ साथ कई बार तो हम ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाएगी, बट ऐसा हमें लगता नहीं है, क्योंकि 2014 में इसको कैंसिल कर दिया गया था इसी सरकार ने, और अभी इलेक्शन ईयर भी नहीं है। जहां तक अभी आपने किसान के बारे में पूछा है, आज फिर किसान सड़कों पर है। हरियाणा कोई दूर नहीं है पंजाब से, बिल्कुल पंजाब और हरियाणा टचिंग स्टेट है और सारे दिल्ली में भी पहुंच रहे हैं। किसानों का आंदोलन पुराने टाइम में भी बहुत बड़ा चला है। किसान भी इस बजट पे, ये जो आज सैनी साहब जो मुख्यमंत्री जी जो पिटारा खोलने वाले हैं, उस पे निगाहें बिल्कुल टीवी पे बैठा होगा। जहां भी वो आंदोलनरत जहां पे भी बैठे हैं, किसी टेंट में भी बैठे हैं, तो मोबाइल से वो जानना चाहते हैं आज सीएम साहब हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं, एमएसपी जो है ना ये कितना दायरा इसका बढ़ाना चाह रहे हैं।
तो बिल्कुल उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमें उम्मीद है वैसे सरकार जो है ना किसानों के हित के लिए जरूर से जरूर इस पे कदम उठाएगी और उसका जो अमाउंट है उसको दे विल इंक्रीज, इट विल डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा करना उम्मीद है बिल्कुल जो है ना। सीएम साहब देखो अभी आधा घंटा रह गया सिर्फ, हाँ, बिल्कुल, सीएम साहब बिल्कुल। कुछ ना कुछ देंगे किसानों को खुश करेंगे, क्योंकि किसान आज बिल्कुल निगाहें लगाए बैठा है सीएम बिल्कुल किसानों की भी निगाहें हैं और ज्यादा समय अब बचा नहीं है। दिनेश अग्रवाल जी देखिए, आप विपक्ष होने के नाते सवाल उठा रहे थे और आपका हक भी बनता है, लेकिन राकेश शर्मा जी को भी आपने सुना और सरकार ने कहीं ना कहीं ये कदम उठाया भी। सिर्फ अलग अलग वर्गों की राय नहीं ली गई, विपक्ष से भी सुझाव मांगे गए। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट सरकार विपक्ष को भी दे रही है कि आप भी अपनी राय रखिए, आप भी बताइए कैसे बजट को और बेहतर कर सकते हैं, फिर तो यहाँ पर विपक्ष को भी पूरा पूरा साथ देना चाहिए। सृष्टि जी देखिए, कथनी करनी में बड़े अंतर है। आप इस बात को समझिए, मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि मेरे साथ बैठे एक भाई ने मेरे से ऑब्जेक्शन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य है, आप कहो तो मैं आपको लाके सुनवा दूंगा। मैं चाहती हूँ आप प्रधानमंत्री से हटकर अगर हमें हटकर ही बात कर रहा हूं। सैनी पर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। सुनिए ना, आप इस बजट से महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, सृष्टि जी, उनको लेकर आपकी क्या उम्मीदें, अगर उस पर थोड़ा फोकस करें तो वो मुझे ज्यादा बेटर सुनेंगे लगेगा। तभी तो मैं आपसे यह प्रश्न कर रहा हूं कि 2 लाख करोड़ का बजट हरियाणा प्रदेश की जनता की जेब से ही आएगा ना, वो टैक्स का पैसा कहीं और से तो नहीं आने वाला। उस 2 लाख करोड़ में से 64,000 करोड़ रुपए आपका लोन में चला जाएगा, 1,36,000 करोड़ रुपए बचेगा। उसके बाद मैंने कहा कि जैसे लाडो लक्ष्मी के लिए आपको 35,000 करोड़ की जरूरत है, सिलेंडर के लिए आपको 52 लाख लोगों को सिलेंडर देना है। तो आपके पास जो योजनाएं, जो घोषणाएं आप करने जा रहे हैं, आप इन योजनाओं और घोषणाओं का पैसा जो लाओगे वो फिर दोबारा लोन लोगे, उस लोन के ऊपर फिर ब्याज बढ़ेगा, फिर कर्जा बढ़ेगा। तो क्या सरकार का जो काम होता है वो होता है लोगों के, जनता के ऊपर से टैक्स के बोझ को कम करना, घटाना। आप टैक्सेज के बोझ को बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं तो विपक्ष के नाते आपकी क्या सलाह है? हमारी एक ही सलाह थी विपक्ष के नाते कि आपको हरियाणा प्रदेश पे जो कर्जा है उसको घटाने के लिए आपको काम करना चाहिए, वित्तीय प्रबंधन आपको ठीक करना चाहिए, जो आपके ओवरहेड्स में जो आपका भ्रष्टाचार में पैसा जा रहा है उसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। जो टैक्स की जो रेशो है आप अगर उसको घटाएंगे, लोगों पे आर्थिक बोझ भी घटेगा और टैक्स का पैसा और ज्यादा आएगा उल्टा उससे खजाने के अंदर। टैक्स की परसेंटेज को घटाने से पैसा और ज्यादा खजाने में आएगा, लोगों के ऊपर बोझ घटेगा। और वित्तीय प्रबंधन अगर आपका सही है, मैनेजमेंट आपकी सही है और आप लोगों पे नए टैक्स ना लाद के उनके ऊपर रियायत करें, लोगों को आप मुफ्त की बातें ना करके उनकी आजीविका को ठीक करने का तरीका अपनाएं। जैसे मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, देखिए लेकिन दिनेश अग्रवाल जी, आपको कैसे जानकारी है कि वित्तीय प्रबंधन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है? अभी बजट पेश भी नहीं हुआ, नाराजगी सामने आने लग गई। सृष्टि जी आप ये बताइए, अगर मुख्यमंत्री अपने लिए 80 करोड़ रुपए का जहाज खरीद रहा है और हरियाणा प्रदेश के उस बच्चे को जो बस में जाके एजुकेशन ले रहा है, 40,000 बच्चों के आप फ्री बस पास को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि आप उनको अशिक्षित करना चाहते हैं। या सरकार में इतना दम नहीं है कि वो 40,000 बच्चों का जो आने जाने का खर्चा है उसको भी सरकार बर्दाश्त कर सके। 10वीं 12वीं के बच्चों के टैबलेट तो आप वापस ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम पहली क्लास से 12वीं क्लास तक की बच्चियों को जो टॉपर आएंगी उनको हम स्कूटी देंगे। टैबलेट आपने जो दिए हुए उनको वापस ले रहे हैं। 5,000 शिक्षा के पदों को आप खत्म करने जा रहे हैं। आप बात करते हैं कि हम, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आप देखिए, पिछले विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा सरकार ने 24,000 नौकरियां लगाई, लेकिन क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इलेक्शन बीच में आ गया, उसकी वजह से उसकी घोषणा नहीं हो पाई। राकेश शर्मा जी है क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? उनसे सवाल, क्योंकि मैं दिनेश अग्रवाल जी की बात करना चाहूंगी। नायब सिंह सैनी जी ने यह कहा कि चुनाव के बाद मैं मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लूंगा, पहले मैं उनका रिजल्ट घोषित करूंगा। आपको 2 साल हो लिए, इस सरकार का आलम क्या है? पहले 8-9 महीने तक तो कहती है हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अगले 8-9 महीने कहते हैं हम उसकी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अगले 8-9 महीने कहते हैं हमने ये कर दिया, ये कर दिया। 2 साल निकाल देते हो आप। 2 लाख लोगों को आप नौकरी देने की जो बात कर रहे हैं, आप ये बताएं कि इन 5 सालों में कितने लोग रिटायर होने जा रहे हैं, कितने लोगों को आप नौकरी से बाहर करने जा रहे हैं। HKRN में जो आपने भर्ती कर रखे, आप उनको हटाकर आपने जो नई 24,000 भर्ती की है उनको वहां एडजस्ट कर रहे हैं। आपने रोजगार बढ़ाया कहां?
कहां बढ़ा दिया? HKRN के 1,20,000 कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। सरकार बातें करती है केवल, लेकिन अब मैं किसान की बात पे आ रहा था। मैंने आपको बताया मात्र 400 करोड़ रुपया पर ईयर। अगर सरकार किसान का भला करना चाहती है तो हिंदुस्तान के अंदर किसान की जरूरत की जितनी भी चीजें थी सारी टैक्स फ्री होती थी। उसका खाद हो, बीज हो, दवाई हो, उसका ट्रैक्टर हो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो, जो भी हो, सब फ्री होते थे। आज आपने जीएसटी की मार मार रखी है किसान को, और आप कहते हैं हम किसान के लिए करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गली गली घूम रहा हूं। ठीक है, मैं राकेश शर्मा जी को जोड़ना चाहूंगी क्योंकि पहले भी वो रिएक्शन इस पर देना चाह रहे थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। राकेश शर्मा जी, देखिए, बजट पेश होने से पहले ही विपक्ष की नाराजगी जो है वो सामने आने लग गई है। दिनेश अग्रवाल जी लगातार यहाँ पर बोल रहे हैं। एक बड़ा सवाल उन्होंने यहाँ पर और उठाया है कि वित्तीय प्रबंधन पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है। अगर वित्तीय प्रबंधन पर सरकार ध्यान दे तो जो बजट है वो और भी ज्यादा बेहतर तो होगा ही, लेकिन जो अभी तक बजट से जुड़ी समस्याएं जो तमाम आ रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार फोकस कर पाएगी। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? राकेश शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, राकेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको सीधी तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं। और विधानसभा पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, वो पहुंच रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको चंडीगढ़ से लाइव भी दिखा रहे हैं कुछ ही देर में, क्योंकि बजट पेश यहां पर होने वाला है। तो इसी दौरान ये जो सिलसिला है पहुंचने का वो भी लगातार जारी है। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश आर्य जी भी लगातार बने हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर राकेश आर्य जी, देखिए, आप लगातार दिनेश अग्रवाल जी को भी सुन रहे थे। विपक्ष के नाते वो कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। उन्होंने, देखिए, एक तो वित्तीय प्रबंधन पर सरकार ध्यान नहीं देती, एक बहुत बड़ा विषय ये उन्होंने उठा लिया। दूसरा, जिस तरह से वो कह रहे थे कि कर्ज बढ़ता रहेगा, आप जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा करने के लिए भी आपको और कर्ज लेना होगा। एज अ अर्थशास्त्री, आप दिनेश अग्रवाल जी की बातों से कितने सहमत हैं? वैसे तो फैक्चुअल है, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि 56 लाख का कर्जा था, जो और ये 56,000 करोड़ सर, का सीधी कर्जा था। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। एक बार मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, माफी के साथ। ये हम लगातार जैसे जैसे पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं विधानसभा के लिए। और क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर बजट जो है सीएम नायब सिंह सैनी पेश करने वाले हैं बतौर वित्त मंत्री, तो यहां पर पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इससे पहले हमने देखा था कि सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से बजट की जो कॉपी है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, और अब कुछ ही देर में ये बजट जो है हरियाणा का वो पेश किया जाएगा। डॉक्टर R.K. आर्य जी, आप बात पूरी कर सकते हैं। 56,000 करोड़ का जब ये 2014 में सरकार आई थी तब 56,000 करोड़ था, और 4,51,000 करोड़ जो है इस टाइम हो चुका है। उसका मतलब क्या है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है वो या तो ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर की है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं रही। और ये सच्चाई भी है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि 32% जो टोटल आय है उसका खर्चा जो है इसकी तरफ, इंटरेस्ट की तरफ 32% का है। तो वो जब निकल जाएगा तो बाकी जो बचेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो जाएगा। जो समाज कल्याण की क्वालिटी है वो भी कम हो जाएगी, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई या कौशल पे विकास पे ना ध्यान देना या फिर इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश ना करना, वो क्वालिटी नजर आएगी। यूनिवर्सिटीज का हाल हरियाणा में काफी खराब है, और स्कूलों का भी काफी, यहाँ पर बच्चे पढ़ते नहीं है। तो मैंने बताया ना कि पॉलिसी की भी बात है। पॉलिसी की बात यह है कि यही जो टीचर्स पड़ोस के किसी भी स्कूल में, अगर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और बाकी बच्चे जो है पब्लिक या मीन्स गवर्नमेंट स्कूल्स को हम उल्टा बोलते हैं,
तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इधर पढ़ाई नहीं होती है, ना इधर विश्वास है हमारा पढ़ाई का, ना यहां से कंपटीशन होता है। तो ये सारी चीजें इकट्ठी होती चली जाएंगी। जरूरी बात है कि इलेक्शन जीत जाना, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, इलेक्शन बीत जाना अलग बात है, जीत जाना। जो अव्यवस्था हो रही है, जो हर साल में जो चीजें डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, उसको भी तो देखना पड़ेगा। तो ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, इनका कहने का मतलब ये है, ये ना करके और झूठे बीपीएल कार्ड ना बना करके और ये झूठी फिगर्स ना रख के, इलेक्शन ना जीत करके, परंतु सच्चाई के ऊपर जो है वो किया जाए इस तरह से किया जाए कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज है तो उनको ठीक किया जाए, अगर बेरोजगारी का दिक्कत है तो उसको ठीक किया जाए, अगर शिक्षा में कमी है तो उसको ठीक किया जाए, जिनके लिए जो बजट है उसको तो ठीक किया जाए। बाकी तो जो मिडिल क्लास है उनको पता ही है कि सिविल हॉस्पिटल में तो जाना ही नहीं है, प्राइवेट में जाना है। इसीलिए आपने देखा था कि गुड़गांव के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर 1985 की बात करें तो एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल बड़ा नहीं था। आज के दिन में 35-40 बड़े हॉस्पिटल हैं जहां पर आप किसी भी तरह की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो लोग बिखरे हुए हैं, लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए यहां पे कोई साधन नहीं है तो जान तो बहुत जरूरी है, तो इसलिए कहीं और चले जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि ये अव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। जो रिच कम्युनिटी है वो अलग होती चली जा रही है, जो पुअर कम्युनिटी है वो पीछे हटती चली जा रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है पनपता चला जा रहा है। पहले गवर्नमेंट की साइजिंग की बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट का साइज कम होगा, गवर्नेंस इंप्रूव होगी, परंतु गवर्नमेंट का साइज तो आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2 लाख वैकेंसियां निकलेंगी और गवर्नमेंट का साइज तो फिर भी अभी बढ़ रहा है। तो या तो डिसाइड कर लो कि बच्चे कहां पढ़ने हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो पॉलिसी उस तरह की बढ़ा लो कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी बच्चे पढ़े। तो अगर वो सारा नहीं है तो फिर अव्यवस्था तो रहेगी। ये सारा अव्यवस्था के बारे में किया है, इसमें मुझे लगता है कोई संकोच नहीं है। ये फैक्ट्स तो ठीक है, बाकी गाली गलोच में तो कोई भी पार्टी आगे है। बिल्कुल। राकेश शर्मा जी बने हुए हैं क्या हमारे साथ? राकेश शर्मा जी को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी से रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। जिस तरह से बजट बस कुछ ही देर में पेश होने वाला है और दिनेश अग्रवाल जी के सवालों का भी जवाब मुझे राकेश शर्मा जी से लेना है, तो उनको जोड़ने का यहां पर आप प्रयास कीजिए। मोहित सिंघल जी, मैं आपका अब रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सभी अब कुछ ही देर का क्योंकि इंतजार यहां पर बचा है 2 बजे। जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि बजट जो है वो पेश सीएम नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री करेंगे, तो यहां पर आपसे भी मैं एक रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये बजट होना चाहिए। अब और अगर मैं यहाँ पर डिटेल में आपसे समझना चाहूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की, हर एक नागरिक की उम्मीद जो है वो इससे जुड़ी हुई है। चलिए मैं आपसे